अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम खेरुल वरा है और मेरा यूट्यूब पर ये सेकंड वीडियो है जिसके अंदर हम जो है चैप्टर जो क्लास 9th है और चैप्टर जो है हमारा ये वाला फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन ये हम कंटिन्यू करेंगे क्योंकि पहले मैंने आपको मोशन पढ़ा दिया है। उसके बाद हम ये प्रोसीड करेंगे आगे इंशाल्लाह ताला। और इसके अंदर जो है अब फोर्सेस एंड लॉज ऑफ मोशन इसके अंदर मैंने नोट्स बना रखे हैं जिससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। विदाउट नोट्स आप कुछ मत करिएगा क्योंकि अगर विदाउट नोट्स जो है मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपके नोट्स बना रखे हैं क्योंकि क्या है कि अगर हम बुक में से देखेंगे तो बहुत ज़्यादा रहती है और वक्त भी लगेगा। तो मैंने ये वक्त को रिड्यूस करने के लिए अपनी तरफ से नोट्स बना रखे हैं जो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट देंगे और बहुत ज़्यादा फायदा होगा आपके इसके अंदर। तो स्टार्ट करते हैं। फोर्स, सबसे पहले फोर्स के बारे में बात करते हैं। पहले मैं डेफिनेशन लिखता हूँ फिर उसके बाद आपको समझाता हूँ। तो फोर्स क्या होता है? फोर्स, ठीक है, पहले मैं डेफिनेशन लिख देता हूँ उसके बाद आपको समझाता हूँ। इट इज द फोर्स दैट इट इज द फोर्स दैट unable us to do any work to do anything either we pull or push, either we pull or push is called force. तो मैंने जो डेफिनेशन लिखी है आपको दिखाई दे रही होगी। तो इसके अंदर मैंने क्या लिखा है? It is the force that enable us to do any work, to do anything, either we pull or push is called force. तो फोर्स का बेसिकली मतलब क्या होता है कि कोई भी ऐसी यानी कि हमें काम करवाती है, यानी कि कोई भी मान लीजिए आप डोर को खींच रहे हैं या फिर बंद कर रहे हैं तो वहाँ पे फोर्स का काम चल रहा है, मतलब फोर्स कर रही है। तो फोर्स का मतलब बेसिकली ताकत। ओके, तो हिंदी में अगर देखें तो ताकत होती है। तो ये डेफिनेशन हो गई इसकी। एग्जाम्पल, अगर आप एग्जाम्पल लिखना चाहें, एग्जाम्पल जरूरी कंपलसरी है। एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल के बिना आप उसको नहीं एक्सप्लेन कर सकते। तो बेसिकली एग्जाम्पल्स तो आपको एग्जाम में लिखनी ही है। तो एग्जाम्पल क्या लिखेंगे यहाँ पे? एग्जाम्पल लिखेंगे टू ओपन अ डोर, ठीक है, टू ओपन ए डोर either we push or pull, either we push or pull, ठीक है, इट। तो ये एग्जांपल लिख दीजिएगा फोर्स की तो समझ में आ जाएगा, टीचर भी कहेगा हाँ लिखा है। तो इसका मतलब ये होता है। ओके, अब बात करते हैं कि इफेक्ट ऑफ फोर्स। इफेक्ट ऑफ फोर्स का मतलब कि क्या इफेक्ट पड़ता है फोर्स पे। इफेक्ट ऑफ फोर्स देखते हैं तो लिखेंगे हेडिंग इफेक्ट ऑफ फोर्स, यानी कि क्या इफेक्ट पड़ता है फोर्स पर कि हम कोई भी चीज कर रहे हैं। तो इसमें हम क्या लिखेंगे? फोर्स कैन मेक, हाँ सबसे पहला, फोर्स कैन मेक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट stationary body in object, हाँ, फोर्स कैन मेक अ स्टेशनरी बॉडी इन ऑब्जेक्ट या फिर मोशन, या फिर आप लिख सकते हैं यहाँ पे मोशन। तो यानी कि कहने का मतलब ये हुआ, यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं हुआ, मोशन दे दीजिएगा। तो फोर्स कैन एक स्टेशनरी, यानी कि स्टेशनरी का मतलब ये होता है रुका हुआ। क्या होता है? रुका हुआ मींस मतलब थमा हुआ, ठीक है। तो ये इसका एग्जांपल लिखेंगे। देखिए एग्जांपल, ए फुटबॉल कैन बी सेट, ए बॉल कैन बी set to move by kicking, to move
by kicking, that is applying a force. That is, ये that is का साइन होता है, ओके, that is applying a force. मीन्स के हमारी क्या थी कि फुटबॉल जो है स्टेशनरी थी, हमने उसके ऊपर किक मारी जिसकी वजह से वो जो फुटबॉल थी वो क्या हो गई, मोशन में आ गई, मतलब कि चलने लगी, ओके। तो ये इसका एग्जांपल है, ओके। ठीक है, अब सेकंड है, हाँ सेकंड क्या है कि force can stop a moving body. अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि कोई फोर्स जो है कोई भी चलती हुई चीज को रोक सकता है। मीन्स अगर हमने मान लीजिए कि हम अपनी बाइक लेके जा रहे हैं, बाईसाइकिल या बाइक, तो हमने चल रही है वो, हमने ब्रेक अप्लाई किया तो उससे क्या होगा, बाइक रुक जाएगी। तो बेसिकली ये फोर्स काम किया, वहाँ पे हमने ब्रेक मारे, ठीक है। तो इसके अंदर एग्जांपल क्या लिख सकते हैं, एग्जांपल्स लिख सकते हैं, एक एग्जांपल, ठीक है। एग्जांपल क्या लिख सकते हैं कि applying a brake, applying a brake, applying a brake, brakes a running, मोटरसाइकिल लिख दीजिए, साइकिल लिख दीजिए, कुछ भी लिख दीजिए, नहीं बाईसाइकिल लिख देते हैं, ओके, साइकिल। तो कोई भी applying a brakes, apply कर a running bicycle, तो वो क्या हो जाएगी, the bicycle can be stopped, तो वो हमारा क्या होगा, एक फोर्स हो गया, ठीक है। उसके बाद हाँ थर्ड है, फोर्स कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, एंड साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि फोर्स जो है चेंज कर सकता है शेप और साइज, दोनों चीज वो कर सकता है, चेंज कर सकता है, तो वो फोर्स कर सकता है, ठीक है। एग्जांपल इसके अंदर लिख सकते हो, एग्जांपल क्या लिखोगे कि एक बैलून है जिसका हम फोर्स लगा रहे हैं तो उसका शेप और साइज चेंज हो जाता है। एग्जांपल, व्हेन we apply force on balloon, the size and shape of a balloon changed। तो क्या किया है कि हमने अप्लाई किया फोर्स बैलून पर, तो उसका साइज और शेप था वो चेंज हो गया, ठीक है। थर्ड हो गया हमारे पास। अब हम बात करते हैं फोर्थ की। फोर्थ क्या है, फोर्थ है फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन, फोर्स कैन change the direction of running bicycle। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि ये जो है फोर्स जो है चेंज कर सकता है डायरेक्शन, ठीक है। मान लीजिए हम जा रहे हैं साइकिल से, हमने हैंडल घुमा दिया, नॉर्थ की तरफ जा रहे हैं, साउथ की तरफ हमने मोड़ दिया, तो वो डायरेक्शन हमने फोर्स लगाया ना, जिसकी वजह से क्या हो गया, इसकी जो डायरेक्शन थी वो चेंज हो गई, ठीक है। अब देखते हैं इसमें एग्जांपल अगर आप लिखना चाहो, एग्जांपल भी लिखना कंपलसरी है, एग्जांपल, ओके। एग्जांपल के बिना आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, तो एग्जांपल आप याद से लिखिएगा। बाय अप्लाइंग फोर्स, बाय
applying force, that is by moving, that is by moving handle the direction of a running bicycle, can be changed, तो ये हमारा जो है इसका हो गया फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ रनिंग बाईसाइकिल। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आगे है हाँ, देखिए दोस्तों मेरी हैंड राइटिंग थोड़ी सी वो है, बट आप अगर मेरी आवाज़ सुनेंगे तो इंशाल्लाह आपको समझ में आ जाएगा। आप राइटिंग पे फोकस मत कीजिए, आप मेरी आवाज़ और समझाने के तरीके पे फोकस करिएगा इंशाल्लाह, और मैं कोशिश करूँगा कि आपसे अच्छा लिखूँ। फोर्सेस आर मेनली ऑफ टू टाइप्स। फोर्सेस क्या है? आर मेनली ऑफ टू टाइप्स। देखो फोर्सेस जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। पहला होता है बैलेंस्ड फोर्स, ठीक है, और दूसरा जो होता है अनबैलेंस्ड फोर्स। अब हम इसके बारे में सीखेंगे कि बैलेंस फोर्स मतलब फोर्सेस जो है दो तरीके के होते हैं, बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड। अब बात करते हैं बैलेंस्ड फोर्स की, तो इसको हटा देते हैं, उसके बाद इस अनबैलेंस को करेंगे। तो बैलेंस फोर्स का मतलब क्या होगा कि जब रिजल्टेंट फोर्स जो है हमारा इक्वल टू जीरो हो जाए, यानी कि उस पर कोई हम फोर्स तो लगा रहे हैं बट वो अपनी जगह से हिल नहीं रहा है, ठीक है, तो मतलब वो वही है, स्टेशनरी ही समझ लीजिए एक तरीके से, वो हमारा बैलेंस्ड है। बैलेंसी का मतलब क्या होता है? बैलेंस में चीज़ है मतलब कि वो थमी हुई है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ? बैलेंस में हो। तो बैलेंस फोर्स की डेफिनेशन क्या लिखेंगे? इफ द रिजल्टेंट ऑफ अप्लाइड resultant of applied force is equal to 0। वही चीज है कि रिजल्टेंट फोर्स हमारा जो है यानी कि इफ द रिजल्टेंट ऑफ अप्लाइड फोर्स जो हमारा कितना है, 0 के इक्वल है, तो हमारा बैलेंस में है। ओके, अब इसकी एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल, ठीक है, एग्जांपल आपको कंपलसरी है लिखनी है एग्जांपल एग्जाम में। इन द वॉर का मतलब लड़ाई झगड़ा। ओके, इन द वॉर इफ बोथ द टीम अप्लाई, इफ both the team apply, ठीक है, similar magnitude ठीक है, similar of force in opposite direction, then the force will be then, ठीक है, if the both team war या फिर आप ये भी कह सकते हो उसमें war और tug मतलब जिसमें हम रस्सी खींचते हैं। ओके, इफ द वॉर और टग, इफ बोथ द टीम अप्लाई सिमिलर मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इन अपोजिट डायरेक्शन, देन, ठीक है, देन तब क्या होगा? रोप डज नॉट मूव, रोप डज नॉट
मूव, ठीक है, इन आइदर साइड, इन आइदर साइड। तो मतलब वही है कि वॉर, मतलब एक हमारे पास रस्सी खेल रहे हैं हम, रस्सी एक टीम उधर है, ए टीम उधर है, बी टीम इधर है, हम दोनों की तरफ जो है इक्वल मैग्नीट्यूड, अक्षमता, मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है, मैग्नीट्यूड जो हमने वर्ड लिखा है ये वाला, इसका मतलब होता है अक्षमता, ठीक है, दोनों की अक्षमता सेम है, तो रिजल्टेंट फोर्स हमारा कितना हो गया, 0 हो गया, क्योंकि वो रुकी हुई है। ओके, अब यहाँ लिखेंगे बैलेंस्ड फोर्स, बैलेंस्ड फोर्स डू नॉट कॉज एनी चेंज, डू नॉट कॉज एनी चेंज state of an object, ठीक है, बैलेंस्ड फोर्स फोर्स जो होते हैं आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट, but opposite in direction। तो मतलब क्या होगा कि बैलेंस फोर्स जो है कोई भी चेंज नहीं आती स्टेट में, ठीक है, cause any change of state of an object, balance force are equal in magnitude, यानी कि दोनों, जैसे हमने रॉक का एग्जांपल देखा था कि दोनों टीम बराबर इक्वल फोर्स लगा रही थी और इक्वल इन मैग्नीट्यूड था, तो वहां पर हमारा बैलेंस फोर्स था, तो वही है, बैलेंस फोर्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन, अपोजिट थे दोनों की डायरेक्शंस। तो ये हमारा हो गया बैलेंस फोर्स का पूरा। ओके, अब बात करते हैं अनबैलेंस्ड फोर्स की, ठीक है, सेकंड टाइप का जो है अनबैलेंस्ड फोर्स। ठीक है, अनबैलेंस्ड फोर्स क्या होता है इसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। इफ द रिजल्टेंट ऑफ अप्लाइड, इफ द रिजल्टेंट ऑफ अप्लाइड, ठीक है, फोर्स आर ग्रेटर, हाँ, फोर्स आर ग्रेटर देन 0, तो वो हमारा क्या कहलाता है, तो उसी को हम अनबैलेंस्ड फोर्स कहलाते हैं, यानी कि जो रिजल्टेंट फोर्स है वो हमारा नॉट इक्वल टू 0, यानी कि अनबैलेंस्ड फोर्स नॉट इक्वल टू 0 रहता है, तो हमारा अनबैलेंस्ड फोर्स कहलाता है, वही लिखा है मैंने। उसके बाद अगर हम यहाँ पे देखना चाहें अनबैलेंस्ड फोर्स के एग्जांपल्स, ठीक है, एग्जांपल्स क्या क्या होते हैं और कैसे हम इसको प्रोसीड करते हैं। एन ऑब्जेक्ट इज रेस्ट, एन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, can be moved because of applying, because हाँ, an object is at rest can be moved, ठीक है, because of किसकी वजह से होता है ऐसा, अनबैलेंस्ड फोर्स की वजह से होता है। ठीक है, ये एग्जांपल आप लिख दीजिएगा, और भी एग्जांपल लिखते हैं। सेकंड एग्जांपल होगा एन ऑब्जेक्ट इज आर इन, एन ऑब्जेक्ट आर इन
आर इन स्टेशनरी कंडीशन and we give unbalanced force, the object is moving. The object is moving. Okay. यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है स्टेशनरी पोजीशन में है, हमने क्या किया, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया, अनबैलेंस एक्सटर्नल फोर्स, जिसकी वजह से क्या हो गया, वो चलना स्टार्ट कर गई, क्या, हमारा ऑब्जेक्ट। तो ये अनबैलेंस फोर्स था, हमने कर लिया। अब आगे करते हैं, आगे चलते हैं। आगे क्या है, हाँ, तो ये हमारे इतना ही था फोर्सेस ऑफ मेनली ऑफ टू टाइप्स में, बैलेंस एंड अनबैलेंस। आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे प्रोसीड करते हैं अपना लॉज ऑफ मोशन। सबसे इंपॉर्टेंट है लॉज ऑफ मोशन, ये हमेशा आता है आपका लॉज ऑफ मोशन। ओके, तो लॉज ऑफ मोशन ये किसने दिए थे हमें, सर आइजैक न्यूटन ने। उन्होंने कब दिए थे, ये 3 लॉज दिए थे सन 1957 में। तो इसकी वजह से क्या है, सर ने जो है, आइजैक न्यूटन ने जो है हमें 3 लॉज दिए थे, जो कि कहलाते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन एंड थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो हम आगे कंटिन्यू करेंगे, उससे पहले हम फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के बारे में देखते हैं कि क्या है बेसिकली। हाँ, न्यूटन्स लॉज, उससे पहले जो है हमें न्यूटन लॉज ऑफ मोशन देखना होगा। न्यूटन, ये 3 ही तरीके के मोशन जो है हमारे न्यूटन लॉज ऑफ मोशन कहलाते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, इसको न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन भी कहा जाता है। इसको ही हम क्या कहते हैं, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन भी कहते हैं। ओके, ये सर क्यों कहा जाता है, क्योंकि इन्हें सर न्यूटन ने दिया था। ठीक है, तो न्यूटन क्या लिखेंगे, न्यूटन स्टडीड द आइडिया of Galileo and gave the 3 laws of motions, और उसी को हम क्या कहते हैं, न्यूटन लॉज ऑफ मोशंस। ठीक है, इसी चीज को गैलीलियो एक हमारे साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था कि उन्होंने क्या किया था कि एक उन्होंने ऑब्जेक्ट लिया था जो कि उन्होंने एक सरफेस से छोड़ा था, मतलब कि एक स्लाइड से छोड़ा था। तो उस पर उन्होंने देखा कि अगर हम कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करते, मींस इनर्शिया, तो वो चलती ही चली जाती है, मींस वो रुकती नहीं है। और तो उन्होंने एक और चीज़ देखी कि उन्होंने एक ऑब्जेक्ट को मतलब स्टेट ऑफ रेस्ट में रखा। तो उन्होंने देखा कि ऑब्जर्व किया कि क्या नाम है, ये चीज़ तो है चल नहीं रही है, मीन्स उसका अगर हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं कर रहे हैं तब तक वो मूव नहीं करेगी। तो ये गैलीलियो का वो था, आइडिया था। तो इसको न्यूटन ने बाद में मॉडिफाई किया था, जिसकी वजह से न्यूटन आइडिया पड़ा था गैलीलियो का, उन्होंने 3 लॉज दे दिए थे। ओके, अब आगे करते हैं। अब न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में आते हैं, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ओके, इसे बता देते हैं। हाँ, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन लिखिए यहाँ पे, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, ये क्या है? तो इसको लिखेंगे, एनी ऑब्जेक्ट रिमेन इन स्टेट, रिमेन्स का मतलब होता है रहना, रिमेन्स का मतलब रहना, रिमेन्स इन द स्टेट ऑफ, इन द स्टेट ऑफ रेस्ट, ठीक है, स्टेट ऑफ रेस्ट, और इन यूनिफॉर्म मोशन, और इन
uniform motion along a straight line, along a straight line until it is compelled, until it is compelled to change the state, to change the state by applying external force, by applying the external force। समझ में आया? तो इसमें कहने की कोशिश की गई है कि कोई भी ऑब्जेक्ट रिमेन्स किसमें है, स्टेट ऑफ रेस्ट में है और यूनिफॉर्म मोशन में है अलोंग अ स्टेशनरी स्ट्रेट लाइन के अंटिल इट इज कंपेल्ड टू चेंज द स्टेट बाय अप्लाइंग द एक्सटर्नल फोर्स। मतलब कि अगर हम उस पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे, कोई ऑब्जेक्ट हमारा इन स्टेट ऑफ रेस्ट में है, जब तक कि एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाएंगे, जब तक कि वो क्या होगा, मोशन में नहीं आएगी। यही कहने की कोशिश की गई है। और दूसरे तरीके से कहने की कोशिश ये की गई है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है मतलब यूनिफॉर्म मोशन में है, ठीक है, जब तक कि हम उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे तो वो स्टेट ऑफ रेस्ट में आ ही नहीं सकती है। तो इसमें ये कहा है सर ने न्यूटन। ठीक है, तो ये हमारा एक तरीके से फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कंप्लीट हो गया है। अब आगे बढ़ते हैं इसी में। वीडियो चल रही है। अब बात करते हैं मास एंड इनर्शिया। अब इसी के अंदर आगे है मास और इनर्शिया। मास एंड इनर्शिया। देखिए पहले मैं डेफिनेशन लिख देता हूं, उसके बाद मैं आपको समझाता हूं। ओके, तो द property of an object because the property of an object because of which it resists to get disturbed its state is called inertia। यानी कि देखिए जो प्रॉपर्टी है एक ऑब्जेक्ट की क्यों है, क्योंकि वो रेजिस्ट कर रही है टू गेट डिस्टर्ब, यानी कि वो डिस्टर्ब कर रही है, मतलब कि एक ऑब्जेक्ट जो है चल रहा है, जब तक कि उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा वो रुकेगी नहीं। तो वो कौन काम करता है, इनर्शिया काम करता है। ओके, हाँ अब देखिए इनर्शिया जो है, inertia of an object is measured by its mass inertia, by its mass inertia is directly proportional to the mass। मतलब क्या है इसका,
देखो इसका मतलब ये हुआ कि जो इनर्शिया है मेजर करते हैं उसके मास से, यानी कि अगर मान लीजिए कि कोई हैवी ऑब्जेक्ट है और कोई हल्की ऑब्जेक्ट है, हमने दोनों को स्लाइड करवाया, तो पहले कौन सी रुकेगी? हैवियर, लाइटर ज्यादा दूर तक जाएगी। क्यों? क्योंकि उसका इनर्शिया बहुत ज्यादा है, इनर्शिया उसको बहुत ज्यादा लगेगा। क्यों? क्योंकि वो इनर्शिया जो होता है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मास, जितना ज्यादा मास होगा उतना ही ज्यादा इनर्शिया होगा। ओके, तो उसके बाद है, हाँ इसमें लिख सकते हो आप कि क्या लिखेंगे इसके अंदर, सिंस ए हैवी ऑब्जेक्ट, ठीक है, हैज ऑब्जेक्ट हैज more inertia than lighter ऑब्जेक्ट। समझ में आया? तो हमारा ये जो है एक तरीके से इनर्शिया का कंप्लीट हो गया है, मास एंड इनर्शिया। अब हम आते हैं मोमेंटम पे। मास जो होता है एक तरीके से जितना जो है एक बॉडी कंटेन करती है अपने अंदर वेट, उसी को हम मास कहते हैं। ओके, इनर्शिया बहुत इंपॉर्टेंट है, आप थोड़ा देख लीजिएगा। हाँ, अब आते हैं मोमेंटम। मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम ठीक है, मोमेंटम क्या है? देखो हम पहले डेफिनेशन लिख देते हैं, उसके बाद मैं आपको समझाता हूँ। मोमेंटम is the power of motion, of an object, हाँ, जितना ज्यादा मोमेंटम होगा उतनी ही ज्यादा उसके अंदर मोशन होगा, किसी भी बॉडी के अंदर या ऑब्जेक्ट के अंदर। ठीक है, तो मोमेंटम क्या है? पावर है। पावर का मतलब उसकी ताकत है। ठीक है, जितना ज्यादा मोमेंटम उतना ज्यादा मोशन। तो हम क्या कर सकते हैं, देखो मोमेंटम द प्रोडक्ट, इसका प्रोडक्ट, द प्रोडक्ट ऑफ वेलोसिटी एंड mass is called momentum। ठीक है, जो प्रोडक्ट है वेलोसिटी और मास का हमारा, वो क्या कहलाता है? मोमेंटम कहलाता है। और इसको हम, इट इज डिनोटेड बाय P। ठीक है, तो P बराबर यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं? M इंटू में V। ये हमारा मोमेंटम कहलाता है, ये याद रखिएगा। पावर, वो सॉरी प्रोडक्ट। तो ये मोमेंटम हो गया हमारा। आगे बढ़ते हैं। मैंने नोट्स बना रखे हैं, इससे बहुत ज़्यादा आपको इंशाल्लाह ताला फायदा होगा। ये क्या नाम है, आपकी बहुत हेल्प करेंगे। ये मैंने खुद से बनाया, बुक में बहुत ज़्यादा लेंथी दिया हुआ था, तो इसीलिए मैंने सोचा कि नोट्स बना लिए हैं। हाँ, सम एक्सप्लेनेशन टू अंडरस्टैंड मोमेंटम। ठीक है, सम एक्सप्लेनेशन टू अंडरस्टैंड मोमेंटम। तो कुछ एग्जांपल्स हैं हमारे पास। ठीक है, ए पर्सन गेट इंजर्ड, ए पर्सन गेट इंजर्ड, ठीक है, इंजर्ड इन द केस ऑफ, इन द case of hitting by a moving object।
such as stone or anything, such as stone and anything, such as stone and anything. Because क्यों? Because of momentum of momentum cause of momentum. तो क्या कहने की कोशिश की गई है कि एक पर्सन जो है इंजर्ड का मतलब घायल हो सकता है इन द केस ऑफ हिटिंग बाय ए मूविंग ऑब्जेक्ट, कोई चलते हुए ऑब्जेक्ट से। क्यों? क्योंकि कोई भी हो सकता है, स्टोन हो सकता है, कोई भी चीज हो सकती है, क्योंकि मोमेंटम के कारण। वो क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी का मल्टीप्लिकेशन। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। Even a small bullet, even a small bullet is able to kill a person when it is fired from a gun. ऐसा क्यों? Because its momentum, because of its momentum. ठीक है? Momentum due to greater velocity, ठीक है? तो एक बुलेट जो है इंसान की जान तक ले सकता है। क्यों ले सकता है? क्योंकि जब वो हम फायर करते हैं गन से तो उसके पास बहुत ज़्यादा वेलोसिटी होती है। हालांकि मास बहुत कम होता है बुलेट का, लेकिन उसकी वेलोसिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो मोमेंटम हमारा यहाँ पे हमारा जो है मास से भी हो गया हमारा, और ये वेलोसिटी से भी हो गया। यानी कि अगर हम देखें तो मोमेंटम जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी ऑफ द वेलोसिटी एंड मास पर भी डिपेंड करता है। तो इसीलिए जो है वो पर्सन की जान भी दे सकता है। तो हमारा मोमेंटम का ये एक्सप्लेनेशन था। 2 एक्सप्लेनेशन बहुत है, आप लिख दीजिएगा। उसके बाद आगे होपफुली आपको ये टॉपिक जो है यहाँ तक का समझ में आया होगा। अब आगे का प्रोसीड करेंगे इन द नेक्स्ट, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी जिसकी वजह से सही नहीं है। तो हम ये तक इसको रोक देते हैं, फिर आगे नेक्स्ट वीडियो में आते हैं इंशाल्लाह ताला सेकंड लॉ ऑफ मोशन के साथ। ओके, अस्सलाम वालेकुम।